Hello everyone, welcome back in our Indian Polity lecture. ओके तो कल का जो वीडियो था इंडियन पॉलिटी का, हमने वहाँ पे कवर कर लिया था 4 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. ठीक है, 3 क्या था? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड 4th वन इज प्रेस और मीडिया. ठीक है, देन आज जो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम इसलिए कर देते हैं ताकि जो काम है वो ठीक से एक प्रॉपर वे में हो सके अच्छे से. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो संविधान है, संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसके अकॉर्डिंग 3 लिस्ट्स हैं. वो लिस्ट कौन कौन सी हैं? पहली हमारी आती है यूनियन लिस्ट एंड सेकेंड वन इज़ कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट थर्ड हो जाती है. ठीक है, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर था उसमें क्या था कि इसमें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन था. ठीक है, क्या क्या इसके कार्य हैं, कैसे होता है, इसको हमने देखा था 4 चीज़ों के फॉर्म में: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और चौथा क्या था? प्रेस और मीडिया. मतलब कि यहाँ पे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया है. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को देखा गया है. ठीक है, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर. ठीक है, किस अनुसूची में है ये? 7th अनुसूची के अकॉर्डिंग इसको 3 लिस्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है इसका. ठीक है, और एक है हमारा जो कंकरेंट, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची. इसको भी हम आपको आगे बताएंगे ये किस पार्ट्स में है और कौन सी अनुसूची है, कहाँ से लिया गया है. दिस ऑल थिंग्स वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं यूनियन लिस्ट से. ठीक है, तो जो ये यूनियन लिस्ट है हमारी, इसके अंदर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? वो यहाँ पे जो कानून बनता है उसको बनाता है पार्लियामेंट. ठीक है, और जो ये कानून बनाएगी उस कानून से वो कानून पूरे देश में लागू होता है. ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट इसमें लॉ बनाती है. तो क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं यूनियन लिस्ट के अंदर? जैसे कि हमारा हो गया डिफेंस हो गया. ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया, सेंसस में जनगणना हो गया, सिटीजनशिप हो गया. ठीक है, और जैसे कोई सुरक्षा की बात होती है तो वहाँ पे कानून कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है ना, केंद्र सरकार ही तो बनाती है. अगर जो बाहर युद्ध वगैरह जब शुरू होते हैं, जो भी होता है, या फिर कोई भी बड़े स्तर पर घटनाएं होती हैं, तब यहाँ पर केंद्र सरकार ही कानून बनाती है. और आप स्टॉक मार्केट हो गया, बैंकिंग हो गई. ठीक है, और जितने भी ट्रांसपोर्ट के वो से हो गया, वायु हो गया, जल, रेल हो गया. तो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द यूनियन लिस्ट. ओके, देन सेकेंड क्या है? कंकरेंट. पहले हम स्टेट देख लेते हैं, फिर करंट देखते हैं. तो स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसी तरीके से स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट होती है. और यहाँ पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? वो होता है स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि विधान मंडल. ठीक है, तो यहाँ पर विधानमंडल कानून बनाती है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे कि हमारा हो गया एग्रीकल्चर. ठीक है, इरिगेशन जो होता है. ठीक है, और भू राजस्व जैसे हो जाता है, लैंड रेवेन्यू. ठीक है, पंचायती राज. दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट. दूसरी बात क्या बताया था इम्पोर्टेंट इसमें कि ये जो कानून बनाएगी विधानमंडल या फिर जो भी कानून यहाँ बनता है वो बस केवल राज्य के ही अंदर रहता है, मतलब कि राज्य के अंदर ही फॉलो किया जाएगा उसको, स्टेट के बाहर वो नहीं चलेगा. ठीक है ना, या फिर स्टेट के बाहर वो कानून काम नहीं करता है. तो ये हमारी हो गई एक यूनियन लिस्ट की कहानी, दूसरी हो गई स्टेट लिस्ट की. ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब थर्ड क्या है हमारा? कंकरेंट लिस्ट. क्या होता है कंकरेंट लिस्ट? यहाँ पर क्या है कि इसे बोलते हैं समवर्ती सूची, और इसमें जो कानून है, ठीक है, इसमें दोनों को राइट है. इसमें हमारा यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने अपने कानून बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है, तो एजुकेशन मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बना दिया, ठीक है, उसके बाद अगर उसको यूनियन गवर्नमेंट चेक करती है और उसमें कुछ उसको मॉडिफिकेशन करना है और मॉडिफिकेशन करना चाहती है तो उसमें वो कर सकती है, ठीक है। तो जो उसका फाइनली कंक्लूजन क्या होगा कि जो मतलब कि जो रूल या फिर जो लॉ बना दिया इसने पार्लियामेंट ने, उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं, उसी को मानना पड़ता है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कंकरेंट लिस्ट में, जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया, ठीक है, और एक हमारा हो गया ट्रेड यूनियन, लेबर जिसे हो गए ना, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, ये सब आती हैं हमारी कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो आइए आप ये दोनों आप ये तो क्लियर ही है और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। बस मेरा बताने का मतलब था कि इसमें संसद और विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकती हैं, नो डाउट इन दिस, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान बना कैसे, क्या होता है संविधान, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं एग्ज़ाम्स में या फिर पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट हियर। तो 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन विथ अ प्लान आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके। तो ये 3 मेंबर का एक ग्रुप था, ठीक है, 3 मेंबर का एक ग्रुप था जो कि भारत आया और अपने प्लान के साथ, ठीक है। जैसा कि सभी को पता होगा कि पहले क्या था इंडिया में, जो अंग्रेज़ थे उनका रूल था, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आपको बनानी होगी एक संविधान सभा, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा रखा कि क्या नाम है, अपनी बात रखी कि अगर आपको इंडिया पे अपना मतलब कि अधिकार प्राप्त करना है तो आप क्या नाम है सबसे पहले बनाइए एक संविधान सभा, और जैसे ही ये रेडी हो जाता है बन के, तब हम भारत की पूरी सत्ता छोड़कर या फिर भारत की जो पूरी सत्ता है आपको सौंप देंगे और यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। ये कुछ कहानी थी कैबिनेट मिशन प्लान की, ठीक है। ये हो गया हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। फिर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, संविधान सभा में होंगे 389 मेंबर्स, और मेंबर 2 तरीके के होंगे, कैसे होंगे, एक होगा प्रोविंसेस, एक होगा स्टेट। क्या होता है प्रोविंसेस, क्या होता है स्टेट, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हो गया इंडियन प्रोविंसेस, इसमें क्या होता है कि ये जो हैं जैसे प्रोविंस मतलब होता है कि इनडायरेक्टली इलेक्शन, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया में 2 तरीके के राज्य हुआ करते थे, एक तो प्रोविंसेस, तो उसमें क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया के वो राजा जिन्हें अंग्रेज सीधे चलाते थे, ठीक है, लाइक उनकी खुद की अपनी आर्मी होती थी, ठीक है, और वो खुद ही अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसको चलाते थे, ठीक है। तो एक होता है नॉमिनेशन मतलब क्या होता है कि इसको बोल देते हैं रियासतें, स्टेट को बोल देते हैं रियासतें, ठीक है। तो जो 40% रियासतें थी वो इसमें शामिल थी। जैसे कुछ मेंबर जो होते, कुछ मेंबर रियासतों से आएंगी और कुछ प्रोविंसेस से आएंगी, ठीक है। तो जो प्रोविंसेस होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्शन से आएंगे, और जो रियासतों के जो मेंबर होते हैं वो मनोनीत से आएंगे। अब क्या होता है मनोनीत, जैसे कि जो निजाम थे, अपना जो शासन है, निजाम के जो शासन था राजाओं वाला स्टाइल था, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा किस टाइप की बॉडी थी। देन ये एक पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड थी, ओके। इसका आपको समझ में नहीं आया, मेरा क्या बताने का मतलब था, प्रोविंसेस मतलब होता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो वो था अंग्रेज़ था वो यहाँ पे रूल करता था, ठीक है। यहाँ पे उसकी खुद की पुलिस थी, ठीक है, खुद की सेना थी, और एक जैसे कि आजकल चलते नहीं हैं
शासन वगैरह लाइक दैट, ठीक है, कि जैसे अपना खुद का IAS होना और रूल करना, सारे उसमें मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होता था। बट स्टेट्स में क्या था कि एक राजा की तरह काम करना और जिसको चाहो उसको भेज दो, वो राजा के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्शन के थ्रू लोग आते थे। तो ये 2 टाइप के हो गए, प्रोविंसेस और स्टेट। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि संविधान सभा किस टाइप की बॉडी है? देन इट्स पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। ओके, बताने का इसका यही मतलब था कि क्वेश्चन जो बनता है बोलता है कि हमारी संविधान सभा कैसी है, तो वो है पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पर ऐसे ही जिसको मन किया, जिसको मतलब ये उचित समझते हैं उनको भेज देते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू जो सिलेक्ट होता है उसको भेजते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो कंप्लीट हुई थी। देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 1947। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस जो बैठक में, क्योंकि ये पहली बैठक थी तो उसको बोलते हैं प्रथम बैठक। इस प्रथम बैठक में ही जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, ठीक है, वो सबकी सम्मत से, मतलब सर्वसम्मत से एक अस्थाई प्रेसिडेंट बने, ठीक है। सर्वसम्मत से संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। वो कौन सा दिन था? वो था 11 दिसंबर 1947। ओके, ये क्या नाम है, हमेशा के लिए नहीं है, ये अस्थाई, क्योंकि ये शायद 2 दिन के लिए बने थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, इस सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। इंडिया के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, संविधान सभा के, ना कि इंडिया के, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जो इनके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो होते हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। आई होप इतना ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जो स्थायी थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट थे हरीश चंद्र मुखर्जी, ओके। तो आज बस यहीं तक। अगर आपको ये इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड like, share and comment. Thank you so much for watching this video.